हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा गुड इवनिंग। सबसे पहले आज बात करेंगे हम लोग, जैसे आपको अगली क्लास भूगोल की दिख रही है, और आज हम लोग बात करेंगे ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र या ब्रह्मपुत्र तंत्र की। तो आप सभी को मेरा यूपीएससी ज्ञानदानी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं नेहा प्रयागराज से आप सभी का यहाँ पर स्वागत करती हूँ, और आप सभी लोग यूँ ही अपना सहयोग बनाए रखिएगा। तो अच्छी बात है, अब तो सारी छुट्टियां भी ख़त्म हो गई, सारा जश्न भी ख़त्म हो गया। बस पढ़ाई पे लग जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम भी आपके सर पर चले आ रहे हैं। एकदम लोग सोच रहे हैं कि आर का एग्ज़ाम, जैसा कि बताया जा रहा है कि अब लगभग जनवरी फरवरी में होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। अभी बिल्कुल सुनिश्चित नहीं किया गया कि जनवरी फरवरी में ही होगा, पर ऐसा बताया जा रहा है या ऐसी संभावनाएं हैं कि जनवरी फरवरी में होने की संभावनाएं बताई जाए। तो लोग ये सोचेंगे कि फॉर्म आएगा तब फिर मैं पढ़ूंगा या मैं पढ़ूंगी। तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लोग ये सोच रहे हैं तो अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ें। ज़रूरी नहीं कि आप 2 4 6 8 घंटे पढ़ें, आप 1 घंटे 2 घंटे बस रेगुलर पढ़ें, कुछ भी पढ़ें। ये भी ज़रूरी नहीं कि अपने सिलेबस का पढ़ें, बस आप बुक पढ़ रहे हैं, कोई नॉलेज की बुक पढ़ रहे हैं, कोई कविता, कोई कहानी। अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं कि समय अभी कोई एग्ज़ाम नहीं है तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ से आपको जानकारियाँ मिलती हैं। ठीक है ना। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज मैंने कुछ भी नहीं लिखा है बोर्ड पर। बात ये पड़ गई कि बोर्ड पर लिखने से पहले कि 1 सेकंड समय देना। बात ये पड़ गई बोर्ड पर न लिखने की कि मैंने सोचा ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों को यहाँ पर लाइव दिखाया जाए कि कैसे क्या बनेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा। तो सबसे पहले इसके विषय में कुछ बातें कर ली जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी है कौन सी। तो अगर आपसे टोटल लंबाई, पहले ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में थोड़ा जाए। इसके कई नाम हैं, ठीक है ना। तो इसे आपको मतलब कन्फ्यूज़न में नहीं लाना है कि ब्रह्मपुत्र नदी के कई नाम कैसे, जैसे कई जिस जिस देश में ये गई उस देश में इसे अलग अलग नामों से जाना गया। ठीक है। जैसे ये तिब्बत से निकलती है। अब तिब्बत में लगभग क्या, अब तो तिब्बत पूरा चीन का ही है, चीन का ही कब्जा तिब्बत में है। तो चीन तिब्बत से निकलती है। मैंने जैसे बताया था कि आपको मानसरोवर झील कैलाश पर्वत के पास से, कैलाश पर्वत से बनी हुई है। तो मानसरोवर जो झील है या जो कैलाश पर्वत है, वहाँ से एक दो नहीं, मतलब यही एक झील नहीं, मतलब नदी नहीं है ना, झील है। वहाँ पर आसपास कई झील हैं और कई ग्लेशियर हैं, क्योंकि वो ऐसा तो है नहीं बस एक छोटा सा ग्लेशियर है या छोटा सा वो पर्वत था। तो इस वजह से वहाँ पर थोड़ी थोड़ी अंतराल में कई नदियां वहाँ से निकलती है। जैसे आपकी सिंधु वहीं से निकली, जैसे आपकी सतलज वहीं से निकली, जैसे आपकी ब्रह्मपुत्र भी वहीं से निकली। बस इनके ग्लेशियर अलग हो जाते हैं, बाकी ये मानसरोवर झील से ही निकल रही हैं और कैलाश पर्वत से ही निकली हैं। तो कैलाश पर्वत जब ये तिब्बत से निकलती हैं तो यहाँ पर एक ग्लेशियर पड़ता है। तो यहाँ जिस ग्लेशियर से निकलती हैं तो उसका नाम है चुंग युंग डुंग। क्या नाम है? चुंग युंग डुंग। तो अब यहाँ से हम बात करते हैं आपसे कि यहाँ से मान लीजिएगा ये ग्लेशियर है। तो ये कौन सा ग्लेशियर है? चुंग युंग डुंग ग्लेशियर है। ठीक है। कौन सा ग्लेशियर है? तो ये चुंग युंग डुंग ग्लेशियर है। यहाँ से ये निकलती है, क्या निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। और ये कहाँ पर है? तो ये तिब्बत में है। अब तिब्बत में किसका कब्जा है इतने समय? तो अब इतने समय चीन का कब्जा है। ठीक है। तो ये जब चीन से यहाँ से निकलती है तिब्बत से, और यहीं पर क्या है? मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील है। ठीक है। मानसरोवर झील से, और यहीं पर क्या है? कैलाश पर्वत है। कौन सा पर्वत है? तो कैलाश पर्वत है। ठीक है। कैलाश पर्वत है, कैलाश माउंटेन है। ठीक है। कैलाश पर्वत है। तो यहाँ से ये निकलती हैं, ये तिब्बत से होते हुए ऐसे आई। ठीक है। ये एक ऐसी नदी है जो मतलब यू टर्न लेती है। सारी नदियां तो ये तो ऊपर से नीचे गई या घूमती हुई आई, लेकिन ये यू टर्न लेती है। तो यू टर्न कैसे लेती है? ये यहाँ से ऐसे यू टर्न ली। ठीक है। ये मतलब नदी मार्ग बदलने के लिए जानी जाती। कौन सी? ब्रह्मपुत्र। क्योंकि ये मान लीजिए यहाँ से आई, यहाँ से यहाँ थोड़ा ऐसे कर लीजिए, फिर यहाँ ऐसे, ये यहाँ से आई, फिर ये भारत में प्रवेश करती है। यहाँ तक क्या था? तिब्बत है। ठीक है। ये क्या है? तिब्बत है। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो के नाम से जाना जाता है। फिर ये क्या है? यहाँ पर नामचा बरुआ, नामचा बरुआ
यहाँ पर नामचा बरुआ दर्रा आप कह लीजिएगा या श्रेणी कह लीजिएगा। ये नामचा बरुआ के पास से भारत में प्रवेश करती है। तो भारत में कहाँ से प्रवेश करेगी? अरुणाचल प्रदेश से। कहाँ से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ से ये यू टर्न लेती है, इसलिए इसे यू टर्न की नदी भी या घाटी भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से जब ये यू टर्न लेती है तो कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही ये प्रवेश करती है, मतलब ये भारत में प्रवेश कर गई। अभी तक तो ये तिब्बत में चल रही थी, फिर ये जब भारत में प्रवेश की तो भारत में कहाँ से प्रवेश की? अरुणाचल प्रदेश। तो यहीं पर यांग याक दर्रा पड़ता है। यांग याक दर्रा से ये सबसे पहले भारत में प्रवेश करती है, और जैसे ये भारत में प्रवेश करती है तो इसे दिहांग, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे दिहांग नाम से जाना जाता है। ठीक है, अभी इसे ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से नहीं जाना जा रहा। देखिए यहाँ से ये निकली, यहाँ से निकली और ये जब तिब्बत में आई तो इसे सांगपो के नाम से जाना गया। जब ये अरुणाचल प्रदेश में पहुंची तो इसे दिहांग नाम से। अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ी, तो आगे कहाँ बढ़ी? ये यहाँ पर पड़ा आपका क्या? असम पड़ता है। क्या पड़ता है? असम पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश के बाद असम में, और सबसे अधिक क्षेत्र इसका असम में है। अरुणाचल प्रदेश में कम है, असम में ये सबसे ज्यादा है। ठीक है, जब ये असम में गई, अभी ये ऐसे ही जाएगी और फिर ये ऐसे फिर से मुड़ के कहाँ पर गिरेगी? जाके बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। जाके कहाँ पर गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में। तो ये जब असम में, यहाँ से ये अरुणाचल प्रदेश खत्म हुआ, जब ये असम में गई तो एक दिवांग नदी है। अरुणाचल प्रदेश में तो इसे दिहांग नाम से जाना जाता है, पर यहाँ पर एक दिवांग नदी है। क्या है? यहाँ से एक दिवांग नदी निकलती है। कौन सी नदी? दिवांग। ऐसे आप लिख सकते हैं दिवांग, क्योंकि दिहांग और दिवांग अलग अलग नदियां हैं। क्योंकि दिहांग जो नदी वो ब्रह्मपुत्र ही नदी है, लेकिन दिवांग एक अलग नदी है। ठीक है, दिवांग नदी निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? तो ये मिसमी की पहाड़ियां से निकलती है। कहाँ से? मिसमी की पहाड़ी से निकलती हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। और ये किसकी सहायक नदी है? ये सहायक नदियां भी है किसकी? ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, या आप यहाँ पर अभी दिहांग बोल सकते हैं। दिहांग, यहाँ से दिहांग नदी ऐसे आती है, ऐसे दिहांग नदी। ठीक है, ऐसे ना मिला के आप ऐसे मिलाई। दिहांग नदी मिसमी की पहाड़ियां कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और यहाँ से एक लोहित नदी निकलती। क्या निकलती है? लोहित नदी। ऐसे आप लिख लीजिए, लोहित नदी। लोहित नदी को ही खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। सारी बातें क्लियर करते हुए बिल्कुल चलिए। ठीक है, तो लोहित नदी को यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है? तो लोहित नदी को खूनी नदी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस नदी में जो जल बहता है वो खून की तरह, मतलब रेड। अब आप लोग ये कमेंट करेंगे कि इस नदी में जल जो रेड कलर का है, तो वो रेड कलर का क्यों बहता है? ठीक है, इसके लिए आप कमेंट करें। तो जब यहाँ पर ये दोनों नदियाँ मिलती हैं तो इसे दिवांग और लोहित नदी जब यहाँ पर आके मिलती है तो इसे यहीं पर किस नाम से जाना जाता है? यहीं पर इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाने लगता है। किस नाम से? ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाने लगा। और इसी ब्रह्मपुत्र, यहाँ पर असम में ब्रह्मपुत्र नदी को शोक, असम का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि इसी के कारण ये दिवांग और लोहित नदी जब आकर यहाँ मिलती तो इसका बहाव मतलब काफ़ी चौड़ा हो जाता है। लगभग 10 किलोमीटर के आसपास चौड़ा हो जाता है। अब आप सोचिए 10 किलोमीटर थोड़ा नहीं होता है, काफ़ी चौड़ाई इसकी हो जाती है। 10 किलोमीटर आप जहाँ भी हैं वहाँ से सोच लीजिएगा उतना चौड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर ये काफ़ी मोटाई में क्या हो जाता है? यहाँ पर इसकी काफ़ी मोटाई हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये चौड़ी हो जाती है। किस कारण? क्योंकि यहाँ पर ये दोनों नदियाँ मिलती हैं और ये खुद एक पूर्ववर्ती नदी है। अब ये पूर्ववर्ती नदी किसे कहा जाता है? सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। तो पूर्ववर्ती नदी उन्हें कहा जाता है जैसे ये पहाड़ है, हिमालय है, पहाड़ नहीं, ये हिमालय की चोटियों के समानांतर, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ हिमालय है कि माउंटेन है कि क्या है कि घाटी है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें सिर्फ बहना है तो इसके बराबर चली आती हैं। और ये हिमालय जब यहाँ से जम्मू कश्मीर से शुरू होता है अरुणाचल प्रदेश तक आता है तो लगभग 1100 किलोमीटर, ठीक है, 1100 किलोमीटर के समानांतर ब्रह्मपुत्र नदी इनके हिमालय के समानांतर चलती है। ठीक है ना, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी भारत सब मतलब जो नदियां बड़ी हैं, जैसे गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, लेकिन ये ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक मानी जाती है। ठीक है, इसकी लंबाई लगभग 2900 मीटर है। ठीक है, 2900 किलोमीटर है। ठीक है, 2900 किलोमीटर। और तो कहेंगे कि भारत में क्यों नहीं है? भारत में तो गंगा नदी को 2525 किलोमीटर माना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये भारत में मुश्किल से 1000 किलोमीटर के आसपास ही है। 900 कुछ समथिंग, यहाँ पर 916 किलोमीटर भारत में पूरे हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपके असम में पड़ती है। तो अब आगे बात करते हैं, जब ये असम में दिवांग और लोहित नदी मिली तो वहाँ पर इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना गया। ठीक है, अब ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा नदी माजुली द्वीप स्थित है। कौन सा? यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी पर एक द्वीप माजुली द्वीप,
मांजुली द्वीप स्थित है। ठीक है, तो ये नदी पर सबसे बड़ा मांजुली द्वीप है। वैसे तो ग्रीनलैंड द्वीप कहा जाता है, लेकिन वो समुद्र में स्थित है, लेकिन ये नदी पर स्थित सबसे बड़ा मांजुली द्वीप स्थित है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से आप ये हो गई लोहित नदी मिल गई, यहाँ से दिबांग नदी मिल गई। जब ये आगे बढ़ी तो जब ये असम में यहाँ से, और जब यहाँ से धुबिया, यहाँ धुबरी, यहाँ सादी। ठीक है, यहाँ पर कहाँ से सादिया से इसे जाना जाता है, सादिया से धुबरी तक। यहाँ ब्रह्मपुत्र जहाँ से ये खत्म होता है, क्या खत्म होता है, असम खत्म होता है, वहाँ पर धुबरी नाम है, वहीं के बीच तक ये जानी जाती है। सादिया से धुबरी के बीच कौन सी नदी बहती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। ठीक है, इतनी बातें आपको एकदम मोटा मोटा याद होनी चाहिए। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने इसलिए वो पहले पढ़ा है, जैसे गंगा तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट, फिर सिंधु उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र। इसकी सहायक नदियाँ पूछी जाती है लगभग कौन कौन सी, तो जैसे मैंने दिबांग बताया, जैसे मैंने लोहित बताया। अब यहाँ पर एक तिस्ता नदी आती है। तिस्ता नदी से पहले हम आपको बताते हैं संकोश नदी। ये यहाँ से भूटान से निकलती है और यहाँ पर आती है। कहाँ से निकलती है, भूटान से। कौन सी नदी है, संकोश नदी। ये आप याद कर सकते हैं कि संकोश नदी कहाँ से निकलती है, भूटान के पास से निकलती है और यहाँ पर आके मिल जाती है। संकोश नदी ऐसी है जो असम और वेस्ट बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल के बीच मध्य स्थित है। ये आप कह सकते हैं इनकी सीमा बनाती है। ठीक है, ये यहाँ पर है, इसे विभाजित करती हैं, किसको, असम को वेस्ट बंगाल से। ठीक है, इसे संकोश नदी कहाँ से निकलती है, भूटान से निकलती है। ठीक है, सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप ये याद कर सकते। यहाँ पर एक नदी है सुबनसिरी, इसे भी आप याद करें, सुबनसिरी नदी। ठीक है, पेन बदल देती हूँ मैं। यहीं पर एक नदी है रंगा नदी। ये सब कहाँ से निकलती है, सुबनसिरी आपकी कहाँ से निकलती है, तो ये तिब्बत से निकल के आती है। तिब्बत से कहाँ से निकलती है, तिब्बत से आके यहाँ पर डायरेक्ट मिलती है। कहाँ पर मिलती है, असम में आके। असम आपका जैसे मैप देखेंगे ना, तो ऐसे अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पर असम है, तो यहाँ से ये निकलती है तिब्बत से, और कहाँ मिलती है, असम में मिलती है, डायरेक्ट असम में मिलती है। ये ऐसे घूम के नहीं आती, बस ऐसे डायरेक्ट आ जाती है। ठीक है, तो ये कहाँ मिलती है, असम में। कौन सी, सुबनसिरी। एक धनसिरी है, तो उत्तरी धनसिरी उत्तर से मिलती है और दक्षिणी धनसिरी दक्षिण से मिलती है। उत्तरी धनसिरी यहाँ से मिलती है और दक्षिणी धनसिरी यहाँ से मिलती है। ठीक है, तो ये धनसिरी भी याद करना है आपको, इसमें ये इनकी सहायक नदी है धनसिरी वगैरह। ठीक है, फिर इसके बाद आपको देखते हैं संकोश नदियों के, फिर यहाँ पर 7 बहनों का एक भाई है। 7 बहनों का एक भाई है, कौन सा भाई है, सिक्किम। तो सिक्किम यहाँ पर, अब यहाँ से असम खत्म होता है, तो यहाँ पर क्या पड़ेगा आपका, सिक्किम पड़ेगा। क्या पड़ेगा, सिक्किम। तो सिक्किम से एक नदी निकलती, कौन सी, तिस्ता। कौन सी नदी निकलती, तिस्ता। तो तिस्ता आके यहाँ पर मिलती है ब्रह्मपुत्र से। कहाँ पर मिलती है, यहाँ पर। तो तिस्ता, सबसे पहले ये पूछा जाता है तिस्ता किस ग्लेशियर से निकलती है, तो तिस्ता जम्मू कश्मीर, सिक्किम में जेमू, ऐसे आप लिख लीजिए, जेमू ग्लेशियर। किससे निकलती है, जेमू ग्लेशियर से निकलती है। कौन सी नदी, तिस्ता नदी। तिस्ता नदी को जम्मू कश्मीर, सिक्किम का वरदान माना जाता है। सिक्किम का वरदान माना जाता है किसको, तिस्ता नदी को। ठीक है, अब आप इसमें जितना मैंने बताया ये अभी तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला मैं बताती हूँ आपको। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब छूट ना पाए, इसलिए मैं थोड़ा सा लिख के भी लाई थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। यहाँ पर एक है, यहीं पर एक झील है। कौन सी झील है, तो वो झील है आपकी चोलमू झील। ये यहाँ पर इस झील से, इस ग्लेशियर से ये झील बनी और इस झील से तिस्ता नदी निकलती है। ठीक है, तिस्ता नदी निकल के यहाँ पर मिलती है आपकी सिक्किम में। ठीक है, फिर यहीं पर ये तो बांग्लादेश पहुँच गई अब ना। अब बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो जमुना। कुछ लोग यमुना को ही जमुना मान लेते हैं कि यमुना और जमुना एक ही है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और जमुना ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। अब यहाँ पर जमुना में, अब इधर से गंगा आती रहती है, इधर से क्या आती है, गंगा आती रहती है। यहाँ पर गंगा किससे मिलती है, जमुना से मिलती है। जब जमुना से गंगा मिलती है तो यहाँ पर बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से जाना। लेकिन जब जमुना से मिलती है तो इसे यहाँ पर पद्मा नाम, थोड़ी दूर तक तो चलता है पद्मा नाम, लेकिन फिर यहाँ से एक मेघना नदी आती है। कौन सी नदी आती है, मेघना। और मेघना नदी से फिर ये बंगाल की खाड़ी में, मेघना नदी के नाम से ही ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। किस में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में।
बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले यहाँ पर एक नदी निकलती है, कहाँ से? नागालैंड से। कहाँ से निकलती है? नागालैंड से। नागालैंड से, जिसका नाम है बराक। बराक नदी जो नागालैंड से निकलती है, और बराक नदी कहाँ पर गिरती है? यहाँ पर आके मिलती है। फिर जब ये यहाँ से मिलती है तब इन्हें आगे जाके मेघना नाम से कहा जाता है, और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। और इसी नदी को ये नागालैंड से निकली, और नागालैंड के बाद यहाँ पर कौन सा पड़ेगा? मणिपुर। मणिपुर में इसे किस नाम से जाना जाता है? सुरमा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सुरमा। और फिर यहीं पर इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मेघना के नाम से जाना जाता है। तो ये थी कहानी इसकी। अभी इसमें कुछ चीज़ें जो छूटी हुई हैं, जैसे असम का शोक किसे कहा जाता है, तो मैंने बता ही दिया है कि असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। ठीक है ना। आगे कुछ और बातें देख लेते हैं कि असम का शोक जो हो गया, फिर उसके बाद नागालैंड हो गया, बंगाल की खाड़ी। हाँ, फिर यहाँ पर एक सबसे बड़ा डेल्टा बनता है। क्या बनता है? डेल्टा, जिसका क्या नाम है? गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से क्या बनता है? डेल्टा बनता है। यहाँ पर कौन सा? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा बनता है। अब इसका नाम सुंदरवन डेल्टा ही क्यों पड़ा? क्योंकि सुंदरी वन, जो सुंदरी वन है या सुंदरवन के वृक्ष यहाँ पर अधिकृत पाए गए। ज्यादातर यहाँ पर सुंदरवन वृक्ष ही पाए गए, इसलिए इसे सुंदरवन का डेल्टा कहा जाने लगा। ठीक है ना। अब ये बातें आप याद रखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी के मिलने से यहाँ पर डेल्टा का निर्माण हुआ। कहाँ पर? तो बंगाल की खाड़ी पर, या बांग्लादेश बोल सकते हैं, या बंगाल की खाड़ी पर आप बोल सकते हैं। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी पर। ठीक है। यहीं पर एक, अब हाँ, कुछ चीजें मैंने जैसे बताया, चीन में इसे क्या कहते हैं? चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? पहले आप ये जानिए कुछ चीजें, जो नाम है मोस्ट इंपॉर्टेंट वही हैं, क्योंकि वो नाम ही पूछे जाते हैं कि कहाँ पर इसे किस नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। तो इसे यारलुंग, चीन में क्या जाना जाता है? इसे यारलुंग, यारलुंग जैम्बो। किस नाम से जाना जाता है? यारलुंग जैम्बो के नाम से इसे जाना जाता है। यारलुंग जैम्बो के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है ना। यहीं पर अब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे आप इधर से देख लेंगे, मैंने बताया पर यहाँ पर धनसिरी, धनसिरी यहीं पर आपकी मिलेगी। क्या मिलेगी? कापली। क्या मिलती है? कापली मिलती है। ठीक है ना। धनसिरी, कापली। और यहाँ पर एक मानस निकलती है। मानस भी तिब्बत से डायरेक्ट निकल के आती है, तिब्बत से यहाँ से निकलती है मानस। गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना कि मानस असम से निकल रही होगी, नहीं, मानस तिब्बत से निकल के असम में मिलती है। ठीक है ना। मानस तिब्बत से निकल के असम में मिलती है। ठीक है। ये तिब्बत से निकलती है, असम से नहीं निकलती है, इसे आप याद करेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये 3 देश से गुजरती है। 3 देश क्या हो गए? आप तिब्बत या चीन कह सकते हैं, क्योंकि अब तिब्बत तो पूरा चीन का ही कब्जा है वहाँ पर तिब्बत में। और तिब्बत की जो राजधानी लहासा है, कहाँ? यहाँ पर लहासा पड़ता है। यहाँ पर क्या पड़ता है? लहासा। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है, बिल्कुल जस्ट ऊपर उत्तर में स्थित है। ठीक है। तो इसे भारत, तिब्बत या चीन कह लीजिएगा, भारत कह लीजिए, और बांग्लादेश, ये तीन देश से ये नदी गुजरती है। ठीक है ना। सबसे बड़ी बात हो गई। बंगाल की खाड़ी भी मैंने बता दिया, सुरमा भी बता दिया, नागालैंड में बता दिया, लोहित नदी भी बता दिया कहाँ पर है। हाँ, लोहित नदी कहाँ से निकलती है, किस ग्लेशियर से निकलती है, ये मैंने छूट गया था। तो लोहित नदी कहाँ से निकलती है? जयाल छू ग्लेशियर से। कहाँ से निकलती है? जयाल छू ग्लेशियर। ठीक है। ये चीजें आपको याद करनी है। और ये नदी तंत्र है। क्या है? नदी तंत्र है। इसमें जैसे इसकी कुछ सहायक नदियां, आप बराक नदी याद कर लीजिएगा, सुबनसिरी नदी याद कर लीजिएगा, लोहित नदी याद कर लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नदियां हैं, इनकी क्या है? सहायक नदियां हैं। ठीक है ना। तो आज लगभग ये जो जितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट था मैंने आपके लिए बना के पहले से रखा था, ताकि आप लोगों को समझाने में कोई दिक्कत ना हो, कोई पॉइंट छूट ना पाए। क्योंकि मैंने पहले भी बताया, जो ब्रह्मपुत्र नदी में जो माजुली द्वीप है, जैसे यहाँ पर माजुली द्वीप पर सबसे ज़्यादा क्या होता है? धान की खेती होती है। क्या होती है? धान की खेती होती है। ठीक है। धान की खेती के लिए ये जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? धान की खेती के लिए। धान की खेती कहाँ पर? माजुली द्वीप पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है। धान की खेती के लिए जाना जाता है। असम हो गया। ठीक है। दिवांग आप दर्रा हो गया। इसकी लंबाई मैंने बता दी थी 2900 मीटर है, लेकिन इस ऐसे तो लोग कहेंगे जब 2900 है तो ये सबसे बड़ी मानी जानी चाहिए, तो भारत में, तो ये भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। भारत में इसका बहाव सिर्फ लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास है, उससे भी कम है। बाकी ये तिब्बत में है और
बांग्लादेश में है, और सबसे ज़्यादा इसका स्थान असम में है। भारत में सबसे ज़्यादा असम में है, ठीक है ना। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। संकोच नदी जो मैंने बताया कि असम और वेस्ट बंगाल के मध्य सीमा बनाती है। क्या बनाती है? असम और वेस्ट बंगाल के मध्य सीमा बनाती है। ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंटों में से एक माना जाता है, ठीक है। और मांझली द्वीप मैंने बता दिया है। मांझली द्वीप में सबसे ज़्यादा क्या पैदा होता है? तो धान की खेती होती है, ठीक है, मांझली द्वीप पर। और जैसे इसकी जो भी आपको मतलब नदियाँ, सहायक नदियों में से मैंने बता दिया है, धनसिरी है, कापली है, तिस्ता हो गई, तिस्ता भी इसकी सहायक नदी मानी जाएगी, बराक हो गई, लोहित हो गई, दिवांग हो गई, और सुबनसिरी हो गई, रंगा हो गई, मानस हो गई, संकोच नदी हो गई। ये सारी नदियां आपकी इसकी सहायक नदियों में से हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको लगभग लगभग याद होनी चाहिए। अब तो मतलब चित्र के माध्यम से, अगर आपको मैप के माध्यम से कुछ चीज़ें समझाई जाती है तो ये बेहतर तरीके से आपके दिमाग में जाती हैं, ठीक है ना। जब ये दिमाग में जाती हैं तो ये बहुत देर तक रहती हैं। और जो लोग कहते हैं कि अरे मैपिंग से अगर चीज़ें आप जैसे पिक्चर वगैरह देखते हैं तो वहाँ मैपिंग के थ्रू ही तो देखते हैं ना, इंसान को देखते हैं वो कैसे मतलब एक्टिविटी करता है। तो वो सारी पिक्चरें आपको पूरी पिक्चर में से पूरी पिक्चर नहीं याद होती है, लेकिन कुछ ऐसे रोल होते हैं शायद वो आप 2 4 6 महीने 100 साल 2 साल ना भूल पाएँ, लेकिन वो उस 3 घंटे में आप पूरी पिक्चर का सारांश लेके आते हैं कि इस पिक्चर का ये हाल था। लेकिन कुछ डायलॉग ऐसे होते हैं जो याद रहते, कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं याद रहते हैं आपको। सारे डायलॉग तो बिल्कुल नहीं याद होते एक पिक्चर के एक ही बार देखने में, लेकिन 70% चीज़ें आपको याद हो जाती है। तो उसी तरह ये है कि आपके सामने जब कोई चीज़ें रखी जाती हैं तो उनमें से 70% चीज़ें आपके दिमाग में चली जाती हैं, और जो 30% चीज़ें बचती हैं वो टीचर यही सोचता है कि आप उन्हें घर पर पढ़ें, रिवीजन करें, आप गूगल पे देखें, कहीं पर भी सर्च करके देखें कि ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कैसे कैसे क्या बातें हैं, तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। तो मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है उसे आप लोग एक बार गूगल के माध्यम से या विकिपीडिया के माध्यम से कहीं से भी आप सर्च करके पढ़ लीजिएगा। आपको इस मैप के थ्रू लगभग सारी बातें बता दी गई, जितनी इंपॉर्टेंट थी उतनी बातें मैंने आपको बता दी है। इससे ज़्यादा प्रश्न इस ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से नहीं पूछे जाते हैं। बस इसकी सहायक नदियाँ, ये कहाँ से निकली, कितने देशों से गई, किस ग्लेशियर से निकली, किस पर्वत से निकली, इसे तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, इसे चीन में किस नाम से जाना जाता है, ये असम में, अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है, ये असम में किस नाम से जानी जाती है, इसे जमुना कहाँ पर कहा जाता है, जमुना में जब पद्मा मिली तो इसे किस नाम से जाना गया है, और पद्मा से पहले जब यहाँ पर बराक नदी मिली तो इसे और किस नाम से जाना गया, और लास्ट में इसे किस नाम से जाना। बस इतने ही प्रश्न लगभग इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, जो मैंने यहाँ पर सारे के सारे लगभग आपसे बता दिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप लोगों तब भी कोई प्रॉब्लम होती है या कोई भी समस्या आपको आती है तो वो आप कमेंट करेंगे, तभी तो मैं समझ पाऊंगी ना कि आपको ये समस्या है, मैं इस पर सुधार करूँ या मैं इसे और डिटेल में लेकर आऊँ। जो भी कुछ आपको समस्या है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आप सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं अगली क्लास पे जल्द ही। और वही लास्ट में वही बात आ गई कि मेहनत करते रहिए, सफलताएं जरूर मिलती हैं लोगों को। और अभी जैसे उदाहरण केरल का था कि माँ और बेटा एक साथ पेपर क्लियर किए, तो जैसे वो 40 साल की थी और वो 24 साल के थे, तो उम्र कोई मायने नहीं रखती है। आप 40 साल के हैं, आप 45 साल के, अगर आप पेपर में बैठने योग्य हैं, आपकी एज है, सब कुछ है, तो आप पढ़ाई करते रहिए, सफलताएं मिलती हैं। यहाँ पर हॉस्टल पे लोग 40 प्लस लोग बैठे हुए हैं, बस लगे हुए हैं कि आज नहीं तो कल, लेकिन वो मंजर जरूर आएगा जब हम ये कर दिखाएंगे कि जिस लिए हम यहाँ पर आए थे वो कार्य हम कर रहे हैं। तो अपनी मेहनत पे बस मतलब रोकिएगा मत, ये कहने का मतलब बस आप धीरे धीरे निरंतर अगर चलते रहेंगे तो खरगोश और वो कहानी कछुआ की कहानी हो जाती है कि वो सोचा मैं आराम कर लूँ, मैं तो दौड़ के निकल जाऊँगा। तो आप यही सोच रहे हैं कि अगर कि मैं आराम कर लूँ और एग्ज़ाम टाइम आएगा तो मैं पढ़ के तैयार कर लूँगा, तो ये आपकी गलत फहमियाँ हैं, ठीक है ना। ये आपकी गलत फहमियाँ हैं, ये एकदम कुछ लोगों को हो सकता है ये मतलब कटु सत्य है, हो सकता है ये उनको नकारात्मक लगे कि ये कैसे आप बोल सकती हैं, हाँ लेकिन ये सत्य है। अगर आप खरगोश बन के तैयारी कर रहे हैं तो ये गलत बात है, आप कछुआ बन के तैयारी करिए, बस लगे रहिए। निरंतर लगे रहने से चीज़ें तैयार भी होती जाती हैं और आपको खुद भी एहसास होता जाता है कि पेपर अगर दिसंबर में है तब तक हम प्रिपेयर हो रहे हैं अच्छे से। आप जो भी सब्जेक्ट आपको नहीं तैयार वो आप पढ़िए, अभी थोड़ा थोड़ा पढ़िए, घंटे भर पढ़िए, आधे घंटे पढ़िए, 2 घंटे पढ़िए, समय निकाल, जैसे ही आपके पास समय, अगर आप किसी और कार्य में बिजी हैं तो उसे करके आप इसे घंटे 2 घंटे देकर पढ़िए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि आप सभी को। गुड नाइट। सब बखैर।